So next portion in coordination compound is effective atomic number. So next हम लिखिए effective atomic number. तो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग होने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एटॉमिक नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टर्म है जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में यूज करते हैं। सो राइट डाउन इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद द सेंट्रल एटम, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it is total number of electrons present with the central atom it is total number of electrons present with the central atom present with the central atom oblique ion in a coordination compound after bonding। तो कंप्लीट बॉन्डिंग होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसको सिंपली फॉर्मूले से लिखना शुरू करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारे लिए क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर Z ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये नेट इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, और हर एक लिगेंड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ रहा है तो उसमें 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर will give you coordination effective atomic number of the central metal atom या effective atomic number of that coordination compound। लॉजिक इज कि ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो सब्ट्रैक्ट किए और कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए वो ऐड कर दिए। ये फॉर्मूला अपने को सीधे सीधे याद रखना है फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो मैंने ON लिखा है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, और जो CN लिखा है दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आप सीधे क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो, K4Fe में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगा, ऑक्सीजन नंबर तो निकाल लोगे ना। पोटेशियम +1, आयरन निकालना है Cn-1, +4 + x -6 = 0, ये +2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ 6 आ रहा है क्योंकि Cn- है, 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हुए 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हुए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26, उसमें से 2 कम करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन आयरन के पास बचे, प्लस 6 लिगेंड्स की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये टोटल आपका 36 आ जाएगा। समझ आई टेक्निक? अब ऐसे ही बाकी निकालिए फटाफट। अब देखो आगे के चेक करोगे कि A3Fe6 में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +3 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दिस इज 26 - 3 + 12 = 35। अगला वाला केस देखेंगे तो सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट +1 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर लिखोगे तो इट इज 47, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47, 47 - 1 + 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का डबल लेना होता है क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहा है, सो दिस बिकम्स 50। नेक्स्ट हियर इट इज मर्करी ऑक्सीजन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ मर्करी इज 80। ठीक है, सो इसमें एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर 2 कम करा, कोऑर्डिनेशन नंबर से 8 ऐड किया, दिस बिकम्स 86। नेक्स्ट K2NiCl को लिखेंगे ऑक्सीजन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, निकल एटॉमिक नंबर 28 - 2 + 8 = 34।
Next is लिखेंगे KMnO4. Here oxidation number of manganese is +7, coordination number is 4. Manganese atomic number is 25, -7 + 8, ये आपका आ जाएगा 26. इसका नेक्स्ट लिखेंगे कॉपर ऑक्सीजन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. So copper atomic number 29 -2 + 8, ये आपका आ गया 35. नेक्स्ट चेक करेंगे तो निकल इट्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 हियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. निकल एटॉमिक नंबर 28 -0 + 8 is 36. Then it is cobalt. Cobalt oxygen state is +3 here. Coordination number 6. ENS bidentate ligand. तो 3 bidentate ligand है, मतलब coordination number 6 हुआ. ठीक है. Cobalt atomic number 27 -3 + 12. So this is 36. Okay. नेक्स्ट ये चेक करेंगे प्लैटिनम. यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा. ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो बाइडेंटेड लिगेंड का डबल करेंगे, 4 + 2 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. इसके बाद प्लैटिनम एटॉमिक नंबर इज 78 -4 + 12. ओके. ये आ जाएगा 86 आई थिंक ना. यस. ये आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया. फटाफट चेक कर लो एक बार जल्दी से. सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सही कर लेना. इट इज AgNH3 Cl ब्रैकेट के बाहर होगा. AgCl को NH4OH में डिसॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ये 3 चीजें हो गई. अब इसी के लिए एक रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं. दिस इज कॉल्ड सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर्ट गैस ऑफ द सेम पीरियड हो जाता है, देन वी विल से दैट सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज फॉलोड. तो इस चीज को लिखेंगे, इफ effective atomic number of a coordination compound, if effective atomic number of a coordination compound becomes equal to atomic number of inert gas of same period as of central metal atom, then Sedgwick's effective atomic number rule is followed. Then Sedgwick's effective atomic number rule is followed. Then Sedgwick's effective atomic number rule is followed. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रूल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिलेट मत करना. कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया. डोंट फॉलो दैट वे. स्टेबिलिटी जब लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिस्कस करेंगे तब बताएंगे. इस रूल से केवल मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ऐसा नहीं करते. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नोट बना के लिख लो पहले. तो नोट में इस चीज़ को लिख लीजिए. विद दिस रूल स्टेबिलिटी ऑफ metal carbonyls can be explained, but for other coordination compound it has no relations. But for other coordination compounds
It is not much relevant to stability. It is not much relevant to stability. Much relevant to stability. तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटवेस इफेक्टिव एटॉमिक रूल केवल एक रूल है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि रूल क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इससे आपको स्टेबिलिटी रिलेट नहीं करनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होती है वो सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से डिफाइन नहीं करते। मेटल कार्बोनाइल्स के केस में तो टू सम एक्सटेंट इट विल वर्क, बट बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका स्टेबिलिटी से बहुत रिलेशन नहीं होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता वहाँ बॉन्डिंग नहीं होती, ऑल्दो दैट इज एन रेलेवेंट रूल। तो जैसे बॉन्डिंग हमारा ऑक्टेट रूल एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद बहुत काम नहीं करता है, वैसे सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तो है, बट इस रूल का स्टेबिलिटी से रिलेशन मत फिट करिएगा। हम लोग जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कौन से रूल अप्लाई करते हैं, बट टू सम एक्सटेंट मेटल कार्बोनाइल्स की स्टेबिलिटी की हम लोग ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखो ऊपर वाली टेबल में हम लोगों ने जिन जिन के भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले हैं उन सब के केस में आप जरा चेक करके देखो कौन कौन से कंपाउंड्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर वाली लिस्ट में चेक करें तो देखो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है। आपको इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैसेस आपको याद है, पहले वो लिख लीजिए सबसे पहले ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। सो इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और उनसे जिनके भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उससे मैच कर जा रहे हैं वो सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहे हैं। सो इनर्ट गैसेस आर हीलियम, inert gases are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। बस ऊपर वाले एटॉमिक नंबर देख लीजिए, जिससे भी मैच कर जाएंगे वो सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट केस लिखिए, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं अलग अलग, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले केस में लिखो बेस्ड ऑन चार्ज और बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन complex ion coordination compounds are of four types। सबसे पहले केस में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स केटाइन, सिंपल एनाइन। फर्स्ट केस इज कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनाइन, मतलब जो केटाइन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है और दूसरा वाला आयन सिंपल आयन है। तो जैसे आप सबसे पहले एग्जांपल लिख सकते हो, कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट CuNH3 4SO4। इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो जो केटाइन है वो 2+ फॉर्म में है जो कि कॉम्प्लेक्स आयन है, और एनाइन जो है वो सिंपल एनाइन है, दैट इज 2- फॉर्म। दिस फर्स्ट केस। दूसरे टाइप का केस अगर लिखना है, दिस इज सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ, मैं आपको एक एक एग्जांपल बताते चल रहा हूँ, आप पहचानते जाओगे आसानी से। सिंपली ध्यान रखना है इसमें कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा और सिंपल एनाइन होगा, वो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी हुई सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन, मतलब केटाइन में नॉर्मल केटाइन है और जो आयनाइज होगा, और कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा जो आयनाइज नहीं होगा। तो इस केस का एग्जाम्पल लिखेंगे तो इट इज लेट्स से K4FeCN6। K4FeCN6 में देखो एनाइनिक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, FeCN6 4- बनेगा और 4K+ बनेगा, तो ये सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन हो गया। ठीक है।
तीसरी कैटेगरी लिखेंगे, दिस इज कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। कॉम्प्लेक्स केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन, मतलब दोनों आयन कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन, उसका एग्जांपल जैसे लिखा जाए तो इट इज PtNH3 होल 4 PtCl4, ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अपने आप में एक टैलेंट होता है। तो पहले आपको समझना है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन को हमें पहले आयोनाइज करना सीखना है। तो आपको पता है कि जो चार्ज यहाँ पे कैटाइन पे आएगा वही चार्ज एनाइन पे आएगा, क्योंकि 1:1 स्टोइकियोमेट्री लिखी हुई है। तो हमें इसको लिखना चाहिए PtNH3 होल 4 2 प्लस एंड PtCl4 2 माइनस। और यहाँ पे देखो इस प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट भी 2 आ जाएगा और इस प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट भी 2 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स एटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन है। समझ आया? तो प्लेटिनम की किसी भी एक ऑक्सीजन स्टेट से ट्राई करना है और फिर देखना है कि किस फॉर्मूले तक पहुंच रहे हैं, तो उससे आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, राइट। और इसके बाद चौथा टाइप जो होता है, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसमें चार्ज होता ही नहीं है। ये इसी को हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स कैटेगरी में भी डालते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग लिख सकते हैं NiCO4 मेटल कार्बोनाइल। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो PtNH3 होल 2Cl2, है ना। ये सब हमारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गए। तो चार तरह के कॉम्प्लेक्स हो गए बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कैटायन एनायन के केस में पहले दोनों डील किए, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हुए और लास्ट में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमारे चार कैटेगरी के कॉम्प्लेक्सेस हुए सबसे पहले बेस्ड ऑन द चार्जेस। नेक्स्ट टाइप आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स। So based on type of ligands, coordination compounds are of two types. The first one is homoleptic complex and the other one is heteroleptic complex. तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में लिखिए, इसमें जितने भी लिगेंड्स होंगे सब एक ही टाइप के होंगे। तो उस केस में लिखो व्हेन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हेन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड all ligands are of same type, when in a coordination compound all ligands are of same type, then it is homoleptic. When in a coordination compound, when in a coordination compound all ligands are of same type, all ligands are of, या are same लिख लो सीधे सीधे, when all ligands are same, then such complexes, then such complex is homoleptic. और जैसे इस कैटेगरी का एग्जांपल लिखें हम लोग, ठीक है, राइट, K4FeCN6, देखो यहाँ 6 के 6 लिगेंड साइनाइड आइन है। दूसरा एग्जांपल लिखें CuNH3 होल 4SO4, उसमें देखो चारों लिगेंड अमाइन है। ये हमारे होमोलिप्टिक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी जो होती है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक। नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक में क्या होगा कि सारे लिगेंड एक जैसे नहीं होंगे, कुछ लिगेंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी देखो हेट्रोलिप्टिक, तो उसमें लिखो कॉम्प्लेक्सेस विद द मेटल व्हिच इज बाउंड विद मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर्स या मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। राइट डाउन व्हेन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, when in a coordination compound more than
more than one type of ligands are there, when in a coordination compound more than one type of ligand are present, it is heteroleptic complex. It is heteroleptic complex. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो जैसे आपको सल्फेट नाइट्रेट आयन का टेस्ट बताया था, राउंडिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5NO, 5 लिगेंड देखो NO और एक लिगेंड NO, 5 लिगेंड वाटर और एक लिगेंड NO है, तो डिफरेंट हो गया, हेट्रोलिप्टिक। दूसरा एग्जांपल जैसे PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, दो अमोनिया दो क्लोरीन, हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, इसी में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिखते हैं जैसे CONH3 होल 4 Cl2। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखो CONH3 होल 4 Cl2। तो 4 अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, 2 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, सॉरी 4 अमोनिया लिगेंड है, 2 क्लोराइड लिगेंड है, ये भी हेट्रोलिप्टिक हो गया। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर हम बदलते चले जाएंगे तो होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब जितने सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है, एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी लिखिए मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, उसमें लिखिए इन सच कॉम्प्लेक्स ओनली वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, इन सच कॉम्प्लेक्स only one central metal atom is present। अभी तक जितने कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने इस कैटेगरी में लिखे हैं सब वही है, K4Fe जो भी आपको कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताया वो सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो आप। जैसे K4FeCN6 लिख सकते हो आप, आयरन सेंट्रल एटम है यहाँ पे, KAgCN होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, इसमें सिल्वर सेंट्रल एटम है। समझ आया? दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो पॉलीन्यूक्लियर में दो या दो से ज़्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स when more than one central atom is present in a in such complex more than one central metal atom are present in such complex more than one central atom are present। अब इस कैटेगरी का आपको एग्जांपल लिखना है तो ब्रिजिंग लिगेंड वाले केस आएंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, दो कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, इधर से NH2 दोनों को डोनेट कर रहा है, इधर से कॉपर ऑक्साइड है दोनों तरफ डोनेट कर रहा है, देन इट इज कोबाल्ट। और यहाँ पे 4 अमोनिया लिगेंड और इस कोबाल्ट के साथ भी 4 अमोनिया लिगेंड। देखो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो गए, ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया आपके लिए। राइट, यहाँ पे आप NH2 और O2 को ब्रिजिंग लिगेंड बोल सकते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। विल स्टॉप हियर।